बाद 50 साल बाद जिसकी चर्चा हो रही है वो भी सदन के अंदर हो रही है, तो आखिर उसकी वजह क्या है? क्या आज सरकार के पास और कोई मुद्दे नहीं बचे हैं? बेरोजगारों की बेरोजगारी, जबरदस्त महंगाई और शिक्षा की स्थिति, क्या ये मुद्दे नहीं हो सकते हैं? क्या इस पर चर्चा नहीं हो सकती? क्या इस पे बात नहीं हो सकती? क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। दोस्तों, आज बहुत अहम मुद्दे पे चर्चा होनी है। चर्चा का विषय क्या आपातकाल होना चाहिए या चर्चा का विषय महंगाई बेरोजगारी होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए? आपातकाल लगाने के पीछे वजह क्या थी? क्यों लगाया गया? जितने भी विद्वान हैं उनके बताने के अनुसार आपातकाल संवैधानिक सिस्टम के तहत लगाया गया था, जिसका कि समर्थन खुद देवरस जी ने भी किया था, जो कि आरएसएस के सरसंघ चालक थे। उन्होंने लेटर भी लिखा था। आपातकाल अगर इतना बुरा था तो जब इंदिरा जी ने उड़ीसा की सभा में जाकर के जनता से स्वयं आम जनसभा में जाकर के उन्होंने जनता से माफ़ी मांगी और स्थिति ये हुई कि 1980 में जब चुनाव हुआ तो वो पुनः प्रधानमंत्री बनकर के देश की आई। इसका मतलब है कि जनता ने उनको माफ़ कर दिया। जो बात एक ज़माने बाद 50 साल बाद जिसकी चर्चा हो रही है वो भी सदन के अंदर हो रही है, तो आखिर उसकी वजह क्या है? क्या आज सरकार के पास और कोई मुद्दे नहीं बचे हैं? बेरोजगारों की बेरोजगारी, जबरदस्त महंगाई और शिक्षा की स्थिति, क्या ये मुद्दे नहीं हो सकते हैं? क्या इस पर चर्चा नहीं हो सकती? क्या इस पे बात नहीं हो सकती? क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? जिस आपातकाल का जिक्र बार बार किया जाता है वो तो एक तरफ है। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो देश को बहुत बड़ा झटका लगा था और स्टैचू ऑफ यूनिटी जिनके नाम पे बना है उन्होंने ही प्रतिबंध भी लगाया था और बाद में वो प्रतिबंध हटा दिया गया। उन्होंने उस चीज़ को माफ़ कर दिया, एक तरीके से छोड़ दिया, हटा दिया, दिल दिमाग से हटा दिया। तो आपातकाल को याद रखना जरूरी है क्या? जिस प्रधानमंत्री ने आपातकाल लगाया उन्होंने माफ़ी मांग ली, जनता ने माफ़ कर दिया, जनता ने पुनः उन्हें प्रधानमंत्री देश का बना दिया, फिर उस पर चर्चा का मतलब क्या है? देश में, देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान महात्मा गांधी जी का था। जब ऐसे व्यक्तित्व की हत्या हो जाती है देश के अंदर तो पूरा देश सदमे में था। ऐसी स्थिति में जब सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया और फिर कुछ समय बाद वो हटा भी दिया, जब वो भूल सकते हैं
जिन्होंने पूरे देश को एक किया, एक धागे में पिरोया, जाने कितनी रियासतें थीं उनको इकट्ठा किया, वो जैसे व्यक्तित्व अगर उनको भूल सकते हैं, ऐसी त्रासदी को त्रासदी कही जाएगी। तो आपातकाल को याद करके देश के इतिहास को जिस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है कि जिस युग में आज हम लोग बैठे हैं, उस युग में क्या स्थिति है महंगाई की मालूम है। फोर्ब्स ने 2024 में अपना एक आंकड़ा छापा था, प्रकाशित किया था, और ये किया था 24 मई 2024 को फोर्ब्स ने, और ये आज जून है। उस टाइम पर उन्होंने आंकड़ा जारी किया था कि एनएसओ द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार भारत में खुदरा मुद्रास्फीति दर फरवरी 2024 में घटकर 5.09% हो गई, जो 4 महीनों में सबसे कम है। खुदरा मुद्रास्फीति दर में एक महीने में 0.01% की मामूली गिरावट दर्ज की गई, जो जनवरी में 5.10 था। मौजूदा खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल 2024 में घटकर 4.83% हो जाएगी। ये भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि इसको हमने 2 से 6 पर सेट किया है, निर्धारित किया है। जबकि वहीं पर बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में ये महंगाई दर जो है 5.34% पर बनी हुई है, जो शहरी क्षेत्र में 4.78% पर, और शहरी क्षेत्र की तुलना में गांवों में 0.56% महंगाई अधिक है, जो दिसंबर में 4.34% थी। फरवरी में खाद्य मुद्रास्फीति 8.66% रही, जो पिछले महीने 8.30% थी। अप्रैल 2024 के लिए थोक मूल्य सूचकांक का दर 1.26% है। खाद्य, बिजली, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खाद्य उत्पादों व अन्य वस्तुओं के मैन्युफैक्चरिंग की कीमत बढ़ने की वजह से उसकी कीमत महंगा हो गया। और अप्रैल में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI ने मार्च 2024 की तुलना में महीने दर महीने 0.79% की वृद्धि दिखाई। हर महीने महंगाई बढ़ी। यह इस अवधि के दौरान थोक कीमतों में मामूली वृद्धि का संकेत देता है। तो ये तो हो गया आंकड़ों की बात, लेकिन क्या जब आप बाजार जाते हैं तो वहाँ पर क्या आपको चीज़ें सस्ती मिलती हैं? सब्जी है, आटा है, दाल है, चावल है, जो हर व्यक्ति के रोज़मर्रा इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, क्या वो सस्ती मिलती हैं? क्या इन मुद्दों पे बात नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आम व्यक्ति का जनजीवन प्रभावित हो रहा है? वो मुद्दा बात करने के लायक नहीं है क्या? इसी तरीके से आप बेरोजगारी को भी समझ लीजिए कि 2023 में बेरोजगारी की जो दर थी वो 8.07, और इसका मतलब ये होता है कि देश की फोर्ब्स यानी क्वालिफाइड और काम करने के इच्छुक लोगों में कितने प्रतिशत को रोजगार नहीं मिला। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक यानी CMIE की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 15 वर्ष और उससे ज़्यादा की उम्र वाले ग्रेजुएट के बीच बेरोजगारी 8.0% रही,
और अक्टूबर 2023 में बेरोजगारी दर पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा थी, जो कि 10.01% तक पहुंच गई थी। वहीं अप्रैल 2024 में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.1% हो जाएगी, ये भी उसमें कहा गया। CMIE के कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर मार्च 2024 में 7.4% से बढ़कर अप्रैल 2024 में 8.1% हो गई। शहरी भारत के साथ साथ ग्रामीण भारत में भी बेरोजगारी दर बढ़ी है। ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.1% से बढ़कर 7.8% हो गई। शहरी बेरोजगारी दर 8.1% से बढ़कर 8.7% हो गई। अप्रैल में बेरोजगारी दर की जो वृद्धि की गई है, उसके साथ ही श्रम भागीदारी दर यानी LPR और रोजगार दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। भारत में लेबर पार्टिसिपेशन रेट यानी LPR अप्रैल में घटकर 40% ही रह गई। जो लेबर का जो पार्टिसिपेशन होता है, उनको जो काम मिलना होता है, उसकी जो भागीदारी होती है, वो घट गई 40%, जो पिछले महीने 41% थी। मतलब 40.9% हो गई थी, जो पिछले महीने 41.1% ही थी। रोजगार दर, जो कि कामकाजी आयु वर्ग 15 वर्ष और उससे अधिक आयु में नियोजित व्यक्तियों का अनुपात है, अप्रैल 2024 में 38.1% से गिरकर 37.6% हो गई। तो ये जो अभी आपने NSO का एक रिपोर्ट उन्होंने जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 54 लाख लोगों की नौकरियां चली गई, यानी वो बेरोजगार हैं, उनको काम नहीं मिला। ये वही असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, जैसे कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों के बारे में बताया गया था, जिसमें कि ये भी बताया गया था कि 18 लाख फैक्ट्रियां भी बंद हो गई। तो अंदाज़ा लगाएं कि आज ज़रूरत है आपातकाल पर बात करने की या ज़रूरत है बेरोजगारी पे बात करने की। आम जनमानस देख रहा है कि हमें रोजगार मिले, हमें काम मिले, ताकि हम अपने जनजीवन को ठीक कर सकें, लेकिन वो दिन ब दिन बेरोजगार हो रहा है। बेरोजगारी का स्तर तो अभी आपने देखा, जिस तरीके से पेपर लीक 7 सालों में 70 पेपर लीक के बारे में जो खड़गे साहब ने सदन में बोला, उन्होंने एक डेटा भी दिया। आज वो बात कर रहे थे और सदन में उनका माइक म्यूट किया जा रहा था, यानी उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। 10 मिनट तक वो हाथ उठाए बैठ रहे और उनकी तरफ देखा भी नहीं गया, जबकि वो नेता विपक्ष हैं राज्यसभा के। और यही स्थिति थी नीट की परीक्षा वालों के लिए। राहुल गांधी जब वहाँ पर बात कर रहे थे तो उनका भी वही स्थिति हुई, उस पर चर्चा करने का मौका नहीं मिला कि थैंक फॉर प्रेसिडेंशियल भाषण पे थैंक्स बोलने के लिए ही सिर्फ आप बोल सकते हैं, और आप बोलें तो सारी चीज़ों पे बात करें। इस पर बात होगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में होगी। तो युवाओं, जो देश का भविष्य है, युवा, उनकी परीक्षाएं अगर रद्द हो रही हैं तो उसको देखने का, उस पर विचार करने का काम कौन करेगा, उस पर बात कौन करेगा। आज आपातकाल पर बात करने के लिए या महात्मा गांधी जी की हत्या पे बात करने से देश के युवाओं का भविष्य क्या सुधर जाएगा? क्या युवाओं को रोजगार मिल जाएगा या लोगों को सस्ते सामान मिलने शुरू हो जाएंगे? ऐसा नहीं है ना। एजुकेशन की स्थिति देख लीजिए क्या है। वर्तमान समय में भारत शैक्षिक ढांचे के मामले में 50 देशों में दूसरे स्थान पर है। उत्तर भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने 2017-18 में सर्वेक्षण की गई साक्षरता दर 77.7% पाई।
यह भी पाया गया कि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में लगभग 87.7% अधिक साक्षरता दर है, जिसकी साक्षरता दर 73.50 थी। मतलब शहर में साक्षरता दर जो थी वो 73.5 थी, जो बढ़ करके 87.7 हो गई। हर जगह जागरूकता हो रही है, लोग एजुकेशन से जुड़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए ना। अगर देश के सभी संस्थानों को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया जाएगा तो सरकार उन्हें नौकरी कहां से देगी। शिक्षा बजट 2024 शिक्षा के बारे में देखिए। शिक्षा बजट 2024 का यूजीसी आईआईएम को बजट में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। ये रिपोर्ट जो है ये 2024 के शुरू की रिपोर्ट है जिसमें ये बात कही गई थी, और ये रिपोर्ट जो हम आपको बता रहे हैं ये दैनिक भास्कर के अनुसार आपको हम बता रहे हैं। स्कूली शिक्षा के बजट में 500 करोड़ से अधिक की वृद्धि की गई है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए अनुदान पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान RI से 9,600 करोड़ रुपए से अधिक कम कर दिया गया है। और ये जो अपडेट था ये आपका फरवरी का था 2024 का। तो जब उच्च शिक्षा का बजट कम कर दिया जाएगा, जो अनुदान देते हैं सरकार उच्च शिक्षा लोगों के प्राप्त करने में, तो शिक्षा की फीस तो बढ़ जाएगी, और जो गरीब लोग हैं और बच्चे टैलेंटेड हैं वो कहाँ से पैसा लाएंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। बहस इस पे होने की ज़रूरत है ना। आज अंतरिम बजट जो आया था 2024 में शिक्षा और रोजगार को लेकर जो घोषणाएं हुई थी, उसमें अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ने के लिए कमेटी बनेगी, 1 लाख करोड़ का कोष बनाया जाएगा। ये कोष 50 साल तक इंस्टेंट फ्री लोन प्रोवाइड करेगा, मतलब इंटरेस्ट फ्री, हम गलत बोल गए, इंस्टेंट नहीं, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगा। तो आप लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उनको लोन इंटरेस्ट फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पर बात करने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो समस्या यहीं पर है कि जो मूल मुद्दे हैं, जिसकी ज़रूरत है देश को, जिस पर बात करने की ज़रूरत है, उस मुद्दे पे जिससे लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो सकता है, उस पर बात करने की ज़रूरत कोई नहीं समझ रहा। लेकिन आज हम अगर बात करेंगे आपातकाल की, आज अगर हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी की हत्या की, आज अगर हम बात करेंगे और किसी चीज़ की जो आज से 50 साल 60 साल 70 साल पहले हो चुका, या आज़ादी की लड़ाई के टाइम की आज बात अगर छेड़ दी जाएगी कि किसने सहयोग किया था, किसने सहयोग नहीं किया था, कौन कौन अंग्रेज़ों के साथ खड़ा था, कौन अंग्रेज़ों से लड़ रहा था, तो उससे क्या देश का विकास होगा, क्या देश के युवाओं की समस्या दूर हो जाएगी, क्या महिलाओं पे होने वाले अत्याचार ख़त्म हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा जो बारिश हुई, उस बारिश में क्या हाल हुआ। बिहार में 4 पुल टूट गए, गिर गए। दिल्ली का एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 पर छत गिर गई, जिसमें कई लोग घायल हुए, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। कितना बड़ा नुकसान हुआ। उसके साथ ही हम लोगों ने देखा कि वहीं पर जो पुल बना हुआ था उससे पानी बह रहा था, ये भी हम लोगों ने देखा। तो ये वो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो ज़रूरी चीज़ें हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर कोई पैसा लगता है तो इसका एक एज लिमिट होता है कि इतने साल बाद ही कम से कम वो डैमेज होगा, अदरवाइज़ ये इतने साल तक तो बिल्कुल फिट रहेगा। अभी राम मंदिर का मामला हम लोगों ने देखा, वहाँ पर किस तरह से सड़कों पे पानी भरा हुआ है। उसके पहले हम लोगों ने देखा कि बाउंड्री एक साइड से धंस गई थी। ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
जिस पे पैसा एक बार लगता है तो उसकी एक लिमिट होती है, एक एज हो जाती है, उसकी तय हो जाती है कि ये कम से कम इतने साल तक चलेगा, लेकिन वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, वो गिर जा रहा है, वो टूट जा रहा है, तो ये नुकसान देश का है ना। जगह जगह जल भराव, उसके बाद वहाँ पर अभी नई नई सड़क अयोध्या में बनी और वो पूरी वो धंस गई। दिल्ली में अभी देखा गया कि एक जगह पे कार जो है अंदर घुसी पड़ी हुई है, जमीन धंस गई, कार का आगे का हिस्सा पूरा नीचे अंदर चला गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि इतिहास में जाने की ज़रूरत है। इतिहास को याद किया जाता है, लेकिन इतिहास पर बहस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आम जनमानस के जीवन से ज़रूरत जिन चीज़ों की होती है जिससे कि उनके जीवन स्तर को अच्छा किया जा सकता है, उस पर हम लोगों को चर्चा करने की ज़रूरत है और उस पर ही चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि देश की सरकार युवाओं के लिए, खासकर नीट की जो परीक्षा की डिमांड कर रहे हैं, उनके लिए सरकार काम करेगी ताकि उनकी परेशानी, उनकी दिक्कतों को दूर किया जा सके। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, इन सब पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें सही हो जाएंगी तो सरकार कोई भी बात करेगी तो आदमी उसको सुन लेगा, उस पर ध्यान दे लेगा। लेकिन जब उसका जीवन स्तर ही ठीक नहीं होगा तो वो किस पर बात करेगा? वो कहाँ से आपको सुनेगा जब उसका पेट खाली होगा? वो कहाँ से आपकी बात सुनेगा जब उसके घर का बच्चा बेरोजगार होगा? वो बाजार जाता है तो उसके जेब के पैसे पूरे खाली हो जाते हैं। मजदूर मजदूरी करके आता है तो जो भी कमा के लाता है खाने पीने में ख़त्म हो जाता है, बचत कर नहीं पाता है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है और आम जनमानस को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो ध्यान दे कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है और किन मुद्दों को ला रही है जिससे उनका जीवन व्यवस्थित हो सकता है। और वो खास करके ध्यान दें अपने जनप्रतिनिधियों पर कि वो आपके लिए सदन में आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। अगर वो आवाज़ नहीं उठाते हैं तो उनके पास जाइए, उनको बैठाइए और उनसे सवाल कीजिए कि आखिर आप हमारी बात वहाँ क्यों नहीं उठाते, हमारी स्थिति सुधारने के लिए आप बात वहाँ क्यों नहीं करते, हमें अच्छी स्वास्थ्य सेवा पाने के लिए आप बात क्यों नहीं करते। इन सब चीज़ों पर जब वो आप लोग उनसे सवाल करेंगे तो वो एक्टिव होंगे और वो आपके लिए वहाँ बात करेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का हो, वो आपका नेतृत्व वहाँ कर रहा होता है और उनसे सवाल करना आपका धर्म है। और इस धर्म को अपनाएं, तभी जनप्रतिनिधि आपसे आपकी बात करेगा, आपकी बात सदन में उठाएंगे ताकि आपका जनजीवन सही हो सके, मजबूत हो सके, सुदृढ़ हो सके। जो भी नए साथी चैनल में आज जुड़े हैं, नए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।